नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और नई धारा संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप जो कुछ भी सोचते हैं, वो किसी भाषा के बगैर संभव है? क्या हम जो इस दुनिया को समझते हैं, जैसे इस दुनिया को देख पाते हैं, वो बिना भाषा के संभव है? और अगर इन सारे सवालों का जवाब है नहीं, हम भाषा के बगैर ना तो सोच पाते हैं, ना भाषा के बगैर हम इस दुनिया को समझ पाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भाषा को बरतने में, उसका इस्तेमाल करने में, हमको थोड़ा सावधान होने की भी ज़रूरत होती है। भाषा का किस्सा बहुत मज़ेदार है। इंसान ने ना सिर्फ़ एक-दूसरे से संवाद करने के लिए, बल्कि खुद को समझ सकने के लिए, इस दुनिया को समझ सकने के लिए भाषा ईज़ाद की। आज भाषा की भूमिका जीवन के हर क्षेत्र में है, तो ऐसे में भाषा के बारे में विचार करना और इसकी जो मज़ेदार यात्रा है, इसके जो किस्से हैं भाषा से जुड़े हुए, उनको जानना ये एक रोचक अनुभव हो सकता है। आज हम जिनसे संवाद कर रहे हैं, डॉक्टर सुरेश पंत जी। सुरेश जी शिक्षाविद हैं, भाषाविद हैं और पिछले दिनों उन्होंने कई बहुचर्चित किताबें लिखी हैं, जिनमें भाषा के बहाने एक किताब है, शब्दों के साथ-साथ एक किताब है और शब्दों के साथ-साथ का दूसरा खंड भी अभी आया है। ये समस्त किताबें अगर आप उठा कर के इनको देखते हैं, तो जैसा कि इन किताबों की लोकप्रियता से भी ज़ाहिर हुआ कि बड़े पैमाने पर लोगों ने इन किताबों को सराहा है, इनको पढ़ा है, इनको समझा है और ये किताबें हमको उन शब्दों की यात्रा पर ले जाती हैं, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ख़ास रूप में, लेकिन अतीत में कहीं और किसी और संदर्भ में इस्तेमाल होते रहे होंगे। या तमाम सारे ऐसे वाक्य, ऐसे मुहावरे, ऐसे संदर्भ, जिनको हम आज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं हैं कि ये कहाँ से आए हैं, ये कैसे हमारे पास तक पहुँचे हैं। तो सुरेश जी इस अनुसंधान में लगे रहते हैं कि वे शब्दों की ये जो गति है, जो शब्दों की ये यात्रा है, जो और ये शब्दों की यात्रा ही नहीं है, ये हमारे अपने बनने की, हमारे सोचने की, हमारे समाज की यात्रा है। उस पर काम करते रहते हैं। तो नई धारा संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ भाषाविद, शिक्षाविद डॉक्टर सुरेश पंत जी को। सुरेश जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी। प्रसन्नता हुई आप लोगों से मिलकर। जी, हमें भी बहुत खुशी है कि आज हम आपके साथ ये संवाद कर रहे हैं और हम अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे इस सवाल से कि आम तौर पर देखते हैं हम कि बच्चे को भाषा तो विरासत में मिलती है। बच्चा भाषा सीखता है अपने आस-पास के माहौल में और हम कभी भाषा के बारे में बहुत गंभीरतापूर्वक सोचते नहीं हैं। तो आपकी दिलचस्पी कैसे हुई कि आप भाषा के बारे में विचार करें, शब्दों के बारे में विचार करें, उनकी ओरिजिन के बारे में विचार करें? इस सिलसिले में अगर आप कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने कहा अवधेश जी कि बच्चा तो भाषा प्रारंभिक स्थिति में परिवार से ही सीखता है और मेरी इसमें दिलचस्पी एक उस भाषा को बोलने वाले के नाम पर तो थी ही। कुछ परिस्थितियाँ बचपन में ऐसी मिली कि या मेरी कुछ आंतरिक प्रवृत्ति भी हो सकती है, स्वभाव भी, कि मैं भाषा के प्रति जिज्ञासु अधिक होता चला गया। परिस्थितियों से मेरा तात्पर्य है कि मेरी मातृबोली भाषा कुमाऊनी है, लेकिन कुमाऊनी के जिन परिवेशों में मैंने बचपन गुजारा, उनमें अलग-अलग बोलियाँ हैं और एक बोली तो ख़ास तौर पर अलग है। जैसे मेरी मातृबोली गंगोली है, जो केंद्रीय कुमाऊनी है, और मेरी ननिहाल थी पूर्वी कुमाऊनी सोर के क्षेत्र में।
दोनों बोलियों में बहुत अंतर है। प्राकृत भी शायद मूलतः दोनों के अलग-अलग हैं, ये तो बात की बात है। तो बचपन में मुझे ये लगता था जब मैं ननिहाल आता था कि ये बोली तो बिल्कुल भिन्न है जो मैं बोला करता हूँ। और माँ के साथ में पहली शिक्षिका माँ होती है, तो उन्हीं से मैं शब्दों के बारे में चर्चा करता था कि इसमें अपने गाँव में तो ऐसे बोलता हूँ, यहाँ ऐसे क्यों बोलता हूँ? या मेरे गाँव में अमुक शब्द ये अर्थ देता है तो यहाँ ऐसा क्यों है? ये जिज्ञासा प्रारंभ में थी। मैं संक्षेप में बोलूँगा। अगला एक मोड़ बड़ा मज़ेदार आता है मेरे जीवन में। मेरा संपर्क एक सहपाठी तो नहीं कहूँगा, सहकर्मी, हम दोनों एक ही जगह काम करते थे। मैं स्कूल चला जाता था, वो फिर वहीं काम करता था। एक नेपाली था, बजांग से। उनकी मूल भाषा पश्चिमी नेपाली, सुदूर पश्चिमी डोटेली है। उस डोटेली का भी बड़ा प्रारंभिक रूप था बजांग की बोली। उस बेचारे के साथ दिक्कत ये थी कि वो भारत आया था रोजी-रोटी कमाने के लिए। उसे यहाँ की कोई बोली नहीं आती थी, कुमाऊनी भी नहीं आती थी और मुझे नेपाली नहीं आती थी और हम दोनों एक ही जगह काम कर रहे थे, इसलिए एक-दूसरे की भाषा सीखे बिना काम चलना मुश्किल था। वो प्रारंभिक स्थिति थी और मैंने उससे नेपाली का वो रूप सीखा जो मानक नेपाली से बड़ा भिन्न है। बाद में मैं उस रूप का प्रयोग कुछ और लोगों में रौब जमाने के लिए किया करता तो मुझे अपमानित होना पड़ता था कि ये नेपाली मानक नेपाली नहीं है। खैर, तो इस तरह से शब्दों को मुझे एक-दूसरे से तुलना करने का मौका मिला बहुत बचपन में ही। जब 3 आवर्स हम जिसे कहते हैं वो सीखने की उम्र थी। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा संस्कृत से पारिवारिक परिचय हुआ, तो मुझे लगने लगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से आए हुए हो सकते हैं। ये बहुत प्रारंभिक स्थिति थी जब मुझे भाषा के संस्कार पड़े। इसके लिए जैसा मैंने कहा मेरी माँ ज़िम्मेदार है और मेरी मातृबोलियाँ ज़िम्मेदार हैं। खैर आगे चलकर फिर कॉलेज में रुचि चूँकि भाषाओं पर हो गई थी, तो संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं के साथ मैंने स्नातक परीक्षा की। फिर व्यवसाय के साथ और एक व्यापक परिवेश हो गया पढ़ने-लिखने का, अध्ययन-अध्यापन का। फिर अध्यापन से जुड़ा और संयोग से मेरे गुरु बड़े अच्छे रहे। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, वो शब्दों के माहिर लोग रहे हैं, अपने आप में विशेषज्ञ। जैसे डॉक्टर बाहरी का मैं नाम लेता हूँ, डॉक्टर तिवारी का नाम लेता हूँ, मेरे गुरुजी भी थे भोलानाथ तिवारी। तो ये संस्कार फिर बढ़ते चले गए और जैसा भी हो भलो भरोसो तेरो अब आपके सामने। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक तो मातृबोलियाँ, और ये दिलचस्प था कि आपने मातृबोली नहीं कहा, मातृबोलियाँ। और क्योंकि आजकल जब एक मातृभाषा वगैरह के बारे में ज़्यादा बात होती है, तो उसमें मातृबोलियों के बारे में बात करना एक अलग नज़रिया पेश करता है भाषा के सिलसिले में। और दूसरा जिस तरह की संगत रही, तो इन दोनों चीज़ों ने आपको भाषा की तरफ प्रेरित किया। लेकिन इसकी एक यात्रा ये वाली कब शुरू हुई जबकि तमाम लोग आपके पास आना शुरू किए कि ये शब्द है, इस शब्द का क्या आशय है या इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? और मैंने देखा है कि ट्विटर पर आप लगातार एक तरह से वो शंका समाधान जैसा कुछ करते रहते हैं और काफ़ी लोग बड़ी दिलचस्पी से उसको पढ़ते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत क्यों कर हुई और कैसे हुई? थोड़ा इसके बारे में भी कहें। हाँ, इसमें असल में मैं कुछ समितियों से जुड़ा रहा। जैसे एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम समिति है, उसमें मैंने काम किया, या सीबीएसई स्कूल लेवल की पढ़ात्मक कार्यक्रम बनाती है। आगे चलकर कुछ समितियों से मैं इग्नू या वो नेशनल ओपन स्कूल एनआईओएस जिसे हम कहते हैं, ये 4-5 संस्थाएं, जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन, ये 4-5 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम को या कहते हैं कि पाठ्य सामग्री के विकास के लिए मुझे उन्होंने अपनी समिति में रखा। मैंने जो योगदान पता नहीं कैसा दिया नहीं दिया, लेकिन मुझे एक लाभ ये हुआ कि वहाँ मुझे और भी विद्वानों से सीखने का मौका मिला।
तो शब्दों को जो मेरे मन में रुचि थी और जो अब व्यवहार करने लग पड़ा था, उनके बारे में प्रायः इन लोगों से चर्चा होती और मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता। भोलानाथ तिवारी जी, मेरे गुरुजी, वो बोली कोश बना रहे थे, 80 के दशक की बात है। तो उन्होंने कहा क्यों तुम कुमाऊनी में कुछ संग्रह करो। मैंने कुछ वो संग्रह करके दिया और तब उन्होंने भी उन शब्दों के पीछे क्या निहित हो सकता है, मूल क्या हो सकता है, उनकी कोश विज्ञान की आधारभूत जानकारी मुझे उन्होंने दी। मैं ऋणी हूँ उनका भी। तो ये बात फिर बढ़ती चली गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से मेरा जुड़ाव हुआ, तो वहाँ कोशों पर ही काम चल रहा था। और भी हर तरह के काम होते हैं, वो लोग पत्राचार से शिक्षण भी करते हैं। मैं उस समिति में भी मैं था। तो कोश निर्माण कार्य की जो समिति थी, एक नाम मुझे याद आ रहा है, और भी बहुत से लोग हैं नाम, डॉक्टर व्यास वहाँ थे, डॉक्टर नरेंद्र व्यास। उनके बारे में तो ये कहावत है, जैसे आप मुझे आजकल कह रहे हैं कि लोग बार बार पूछते हैं कि ये शब्द कैसे आए कैसे आए। तो जितने भी कोश निर्माण समितियाँ उसमें थी, डॉक्टर नरेंद्र व्यास उसमें हुआ करते थे। उनकी भी स्थिति यही थी कि लोग सरकारी कार्यालयों से उनको फ़ोन जाते थे या आपस में वो लोग बात करते थे कि ये ठीक है। अगला कहता था कि हाँ, मैंने नरेंद्र व्यास जी से पूछ लिया। तो ठीक है, नरेंद्र व्यास जी से पूछ लिया तो ठीक है। तो उनके साथ ऐसी जिनकी धाक थी, उनके साथ हमें शब्दों का सूक्ष्म अंतर सीखने को मिला। और ये आप जानते हैं कि भाषा क्या, कोई भी विद्या अभ्यास की बात है। तो मैंने इसके लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं किया उदेश जी कि मैं अपने को भाषाविद मानता हूँ, उन्होंने व्युत्पत्ति शास्त्री मानता हूँ। लेकिन जो मैंने अर्जित किया है वो मैं फिर जो शिक्षकों के जो कार्यशालाएं होती थी वो मैंने अखिल भारतीय स्तर पर की है। हिंदी 1, 2, 3 मैंने हिंदी मातृभाषा भाषी लोगों को सिखाने वाले, हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में सिखाने वाले, हिंदी को तृतीय भाषा के रूप में सिखाने वाले सभी प्रकार के शिक्षकों के साथ मेरा अंतर संबंध होता रहा। उनकी कार्यशालाएं बाहर भी, मैंने दुबई वगैरह में भी इस तरह की कार्यशालाएं की। तो उनसे मुझे, जैसे आप कहते हैं, एक तरह का फीडबैक मिला कि कैसी सामग्री आ जानी चाहिए और कैसे वो दी जानी चाहिए। और शास्त्रीय शब्दावली से, तकनीकी शब्दावली से आमतौर पर उस पर रूखापन आ जाता है। ये मेरा अपना अनुभव था। इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने ये जो पुस्तकें जिनकी आपने चर्चा की कृपापूर्वक मैंने जो लिखी हैं, उनमें मैंने प्रयास किया है। वो प्रयास बहुत सायास प्रयास नहीं है, लेकिन अब मेरी आदत बन गया, मेरी शैली बन गई है कि मैं पारिभाषिक शब्दावली का कम से कम प्रयोग करता हूँ। होता यह है कि हम भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में पाठक को उलझा देते हैं, तो उसका वो मेरा मानना है कि ध्यान विचलित होता है और जो हम बताना चाहते हैं वो जा नहीं पाता। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि शब्द का व्यावहारिक रूप में क्या प्रयोग करूँ। व्युत्पत्ति परक अर्थ कुछ और हो सकता है, शब्दकोश में 20 अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आज जो समकालीन जो समरूप है उसका वो प्रयोग करते हुए उस शब्द की अर्थ छटाएं क्या हैं, मैं इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि भाई ठीक है, एक शब्द के किसी काल में कुछ अर्थ थे, संस्कृत में कुछ और अर्थ था, आज कुछ और अर्थ हो गया। तो आज हम संस्कृत वाले अर्थ पर जोर नहीं दे सकते। नहीं था, वहाँ तो ये ऐसे था, होगा, अपने अपने काल सापेक्ष की बातें हैं, लेकिन इस समय हम जो उसे प्रयोग कर रहे हैं। और ये आप जानते हैं, भाषा तो एक तरह से जीवित प्राणी की तरह से व्यवहार करती है कि उसमें पुरानी चीज़ें छूटती हैं, नई आती हैं, वो अपने आप बदलती है भीतर भीतर। हम प्रयास करते हुए भी उसको बदल नहीं पाते। तो प्रयास मेरा यही रहता है कि शब्दों की जानकारी ठीक मिले और सही तरीके से मिले। हाँ, और सब दिलचस्प बात ये है ना कि सही शब्दों की जानकारी हो, बाकी ठीक ढंग से आए, सरल ढंग से आए, लेकिन उसके साथ-साथ एक विट भी है उसमें, जो आपके लेखन में बड़ा ज़बरदस्त है कि हर एक बात जो आप कह रहे होते हैं, उसके साथ एक विट होगा जिसमें कि आप गंभीर से गंभीर बात को थोड़ा पाठक को मुस्कुरा करके पढ़ने की ओर ले जाएँगे। इतिहास की कहानियों को जो आप शब्दों के ज़रिए, भाषा के ज़रिए ले आते हैं, वो एक दिलचस्प है। दूसरा मुझे लग रहा था कि क्या जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये मैं पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मेरे सामने समस्या होती है, इसलिए इसको आप जी, व्यक्तिगत जी, समाधान हाँ, भी मान सकते हैं हाँ, हाँ। कि कॉमा लगाना, कोलोन लगाना,
वगैरह वगैरह, सेमी कोलन का इस्तेमाल, तो ये पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स में दिखाई नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वो 1 पाई और 2 पाई जो पूर्ण विराम जैसा चिन्ह है वो दिखाई पड़ता है। तो थोड़ा इस पे आप अगर रोशनी डालें कि ये क्या है, कि क्या भारतीय भाषाओं में ये विराम चिन्ह नहीं रहे हैं, या कहाँ से ये आते हैं और कब ये दाखिल होते हैं हिंदी में? जी, अवधेश जी, ये बड़ा सटीक प्रश्न उठाया आपने, बड़ा उपयोगी भी है। पहले तो आप ही की बात से जो अंत में आपने वाक्य कहा है उसे मैं प्रारंभ में कह दे रहा हूँ कि वाकई सचमुच हमारे विराम चिन्ह, इतने सारे विराम चिन्ह जो हैं वो भारतीय भाषाओं के नहीं हैं, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। पूर्ण विराम हमारे यहाँ सनातन है। वस्तुतः आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मौखिकी पद्धति अधिक थी और उस मौखिकी में किसी के पीछे अनुशीलन करते हुए जैसा गुरुजी ने आदर्श पाठ दिया, ऐसा मानव में विद्यार्थी उसी आदर्श पाठ को गुरुजी जहाँ पर रुके, मानव ने वहाँ पर पॉज दिया, क्षण भर उसको ही विराम किया। उतार चढ़ाव इस पर एक पूरे शिक्षा शास्त्र लिखे गए हैं और उन शिक्षा शास्त्रों के नियम बड़े दृढ़ थे और इस तरह से संस्कृत में ये तमाम बातें, उनसे विराम लगाने न लगाने पर कोई अशुद्धि नहीं होती उच्चारण में या प्रस्तुतिकरण में। लेकिन ये बहुत पुरानी बात थी। आगे चलकर जब भाषाओं का विकास हुआ तो भाषा तो आप जानते हैं भाषा बोलने के लिए है, लिखने के बाद में आता है। तो बोलने के लिए तो मनुष्य अपने उपयोगिता जानता है कि मुझे कहाँ पर बल देना है, कहाँ पर क्षण पर विराम करना है, कहाँ पर आवाज़ नीचे आगे करनी है। तो उस हिसाब से वो ये तो नहीं कहता कि यहाँ पर पूर्ण विराम है, यहाँ कॉमा लगे। बोलते हुए तो हम धराप्रभा बोलते हैं और सही स्थान पर रुकते हैं। लेकिन अब जब लिपि की बात आई तो लिपि में वो संकेत देने ज़रूरी हो गए कि कहाँ थोड़ा पॉज होगा, कहाँ वो क्रमिकता कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसके लिए कुछ अलग-अलग तरह के संकेत, और ये संकेत हमने यूरोपियन भाषाओं जब विशेष रूप से अंग्रेजी से लिए हैं, क्योंकि तब तक ये चेतना आने तक हमारे यहाँ अंग्रेजी आ चुकी थी। तब तक हमारे यहाँ जो हिंदी कवि भी लिख रहे थे या और कवि लिख रहे थे, जैसा आपने संकेत किया कि एक पूर्ण विराम हमारे पास था और उसी पूर्ण विराम को हम 2 बार लगा रहते थे, तो उसको हम दोहरा पूर्ण विराम, या व्यवहार में मुझे बचपन से याद है कि 4 विराम कहते थे उसको, पूर्ण विराम को, और 2 पूर्ण विराम लग गए तो 8 विराम। ये 4 कहीं और से भी है, इसकी बड़ी रोचक कथा है, मैं कहीं किसी पुस्तक में शायद मैंने लिखा भी है। बहरहाल हमारे पास यही विराम था। कहीं अगर छंद समाप्त हो रहा है तो 2 खड़ी पाइयाँ, और अगर आधी बात अभी है 1 खड़ी पाई, और जैसा मैंने कहा इससे काम हमारा चल जा रहा था। लेकिन अब जब बहुत लिखा जाने लगा, लिपि में आने लगा, अपनी देसी भाषाओं में, हिंदी या अन्य भाषाओं में, तो हमें इससे पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ी, और अंग्रेजी से लेने में हमें सुविधाजनक था। वही विश्व भर में व्याप्त भी है, और भी तमाम भाषाएं उन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग कर रही हैं जो अंग्रेजी या यूरोपियन भाषाओं से उनके यहाँ पहुँच गए। हमारी जो मानक भाषा मानक वर्तनी समिति थी, उसने भी यही संस्तुत किया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कि उन मानक विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाए। केवल पूर्ण विराम के लिए एक अपवाद रखा है, पूर्ण विराम जो भारतीय विराम चिन्ह है उसे स्वीकारा जाए। बात उसके पीछे ये थी सिर्फ कि एक ही तो विराम चिन्ह हमारे पास है, उसको तो कम से कम बचाए रखें, उसे फुल स्टॉप से न लाएं। लेकिन अब चलन समय के साथ ये है कि हम पूर्ण विराम को भी फुल स्टॉप के चिन्हों से उसको स्थानापन्न कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये भाषा की गति है। जी, तो यहीं से एक प्रश्न ये उठता है ना कि जैसे आपने कहा कि अगर विराम चिन्ह नहीं लगाए जाते थे तो उसको अशुद्ध नहीं माना जाता था, और बाद में अब तो स्थिति ये है कि बिना विराम चिन्ह के काम हमारे नहीं चलते। तो यहाँ से एक प्रश्न ये निकलता है कि आखिर अगर भाषा भास के लिए है और वो बोले जाने की चीज है,
तो इसमें और दूसरा ये है कि भाषा एक जगह से बनी नहीं है, उसमें लगातार दूसरी भाषाओं, शब्दों सबकी आवाजाही तो रही है। जी, जी। तो ऐसे में अगर ये शुद्धता का आग्रह हो कि भई भाषा शुद्ध लिखी जानी चाहिए, हुँ। तो क्या शुद्ध भाषा कोई भाषा शुद्ध हो सकती है? क्या शुद्धता का आग्रह उचित है? क्योंकि शुद्धता को कई बार जो है कहा जाता है कि ये जीवंतता के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हुँ। तो इस सिलसिले में अगर कुछ हम बात करें कि क्या भाषा की जीवंतता और शुद्धता एक-दूसरे के विलोम हैं या इनका बीच क्या रिश्ता है? और क्या भाषा की शुद्धता की माँग ठीक है? देखिए बड़ा सामयिक प्रश्न उठाया है आपने, बड़ा प्रासंगिक रूप भी। वस्तुतः आप देखेंगे कि शुद्धता अपने आप में बड़ा सापेक्ष शब्द है, अर्थ सापेक्ष है। शुद्ध हम किसे कहेंगे? ये जैसे हमारी परंपरागत कल्पनाएँ हैं, ये शुद्ध क्या है? कोई शुद्ध रसायन है, कोई गंगाजल छिड़कने से शुद्ध हो रहा है या किसी के वंशावली की शुद्धता की बात है। शुद्ध क्या है? बड़े व्यापक अर्थ क्षेत्र है उसके, मैं इसे मज़ाक में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन शुद्धता अपने आप में बड़ा स्पष्ट नहीं है, यूँ कहें। अब लोगों ने ये मान लिया कि अन्य भाषाओं से जो शब्द आए हैं, वो नहीं आने चाहिए, हमारे यहाँ नहीं थे, उससे हमारी भाषा अशुद्ध हो रही है। मैं एक परपक्ष की बात कर रहा हूँ, जो अशुद्ध की बात करते हैं, वो या तो कहते हैं कि भई संस्कृत में ऐसा था तत्सम, तो हिंदी में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कहने वाले तद्भव रूपों का भी परोक्ष रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि संस्कृत में कुछ और थे, आज कुछ और हैं। और जो आगत शब्द हैं, जिन्हें हम बोलचाल में विदेशी शब्द कह देते हैं, मतलब वस्तुतः वो विदेशी नहीं है, आगत हैं। बहरहाल, वो भाषाओं में आ गए हैं, बोलियों में। वो कहते हैं नहीं, नहीं इनको हटा दीजिए। लेकिन जैसा आपने संकेत किया कि भाषा, और मैंने भी प्रारंभ में कहा था, एक जीवित व्यक्ति की तरह, जीवित व्यक्ति ने कहिए, प्राणी कह लीजिए, एक ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, उसकी तरह व्यवहार करती है। उसमें शब्द आते हैं, इतिहास के प्रवाह में आते हैं, जनसंपर्क से आते हैं। लोग बहुत बड़ा निर्धारक है। पाणिनि ने भी इस बात को स्वीकारा है कि शब्द गढ़ देने से नहीं होता। अगर लोक में स्वीकृत नहीं हो रहा है तो शब्द नहीं चलेगा। भाषा के साथ यही खास बात है। तो जो जिन्हें हम तथाकथित उर्दू शैली के शब्द कहते हैं, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और बहुत सारी भाषाओं से जो शब्द आए हैं, वो बड़े स्वाभाविक रूप से आए हैं। गांव की पृष्ठभूमि है मेरी, मैं जानता हूँ, बिल्कुल अनपढ़ लोग भी फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। सूचना मिली, चेतावनी मिली, सम्मन आया है, पेशी है, तारीख मिल गई है, ये कोर्ट कचहरी की बातें मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं बिना ये जाने कि ये अब आज हम पढ़े लिखे लोग उनको कहें ये फारसी का शब्द है, इसका प्रयोग न करो। मकान शब्द है, अरबी से आया हुआ है। भाई हमारा मकान बन गया, काका आपका मकान पूरा हो गया, हाँ भैया बन रहा है। तो अब काका को ये थोड़े पता है कि अरबी का है, न पूछने वाले को पता है। हम लोगों में से सबको नहीं पता है कि मकान कहाँ का शब्द है। तो ऐसे मुझे उन पर थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई जो शब्द भाषा में घुल मिल गए हैं, उनको आप कुछ लोग बाकायदा आप देखते होंगे, एक सूचियाँ घूमती हैं कि नहीं, इस शब्द के बदले ये प्रयोग करो, इस शब्द के बदले ये प्रयोग करो। आप कर सकें तो अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन ये संभव नहीं है। किसी भाषा एक सतत प्रवाह है, एक नदी बह रही है, उसमें जो भी पानी आसपास की सहायक नदियों से आ रहा है वो जा रहा है। आप अचानक कहें कि इस मोड़ पर यमुना का पानी अलग कर लीजिए, सोन का पानी अलग कर लीजिए, गंडक का अलग कर लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। गंडक है, सोन है, यमुना है, घाघरा, ये सारी तो गंगा में मिल रही हैं और वो अंततः गंगा जल ही तो है। तो भाषा, हाँ, अब यहाँ पर एक बात और कहने की है कि इसके माने ये भी नहीं है कि भाषा में जिसके मर्जी जो आ जाए, अनुशासनहीनता भी नहीं चाहिए। भाषा मर्यादा से भी तो बधी हो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर, इसी पर तो एक मुहावरा चल पड़ा है, नहीं हिंदी में तो सब चलता है, ऐसा भी नहीं है। हिंदी का एक व्याकरण, हिंदी एक विकसित भाषा है। कम अधिक न भी माने तो कम से कम 1000 साल का इतिहास तो इसका है। और खड़ी बोली हिंदी का आप अधिक न भी माने तो 250-300 साल का इतिहास इसका है।
इतने दिनों में भाषा स्थिर हो रही है, स्थिर हो चुकी है, इसके अपने व्याकरणिक नियम हैं, उनमें ढिलाई करके आप अपनी मनमर्जी का व्याकरण बनाने लगे, अपनी मनमर्जी का प्रयोग करने लगे, तो ये शुद्धता चाहिए, ये बंधन चाहिए। व्याकरणिक अनुशासन दूर का, ऐसा नहीं व्याकरण में अशुद्ध है तो नहीं ही होगा, लेकिन अगर चल पड़ता है तो बात दूसरी है। तो कुल मिलाकर, मैं शायद लंबी बात खींच रहा हूँ, कुल मिलाकर ये कि शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न बहुत प्रासंगिक मुझे नहीं लगता है। हाँ, और इसके साथ ये जुड़ जाता है ना कि अगर बहुत शुद्धता सिर्फ शब्दों का मसला भी नहीं रह जाती है, कई बार वो एक तरह से सांस्कृतिक मसला भी बन जाता है कि आप एक खास तरह की सांस्कृतिक अनुगूंज चाहते हैं अपनी भाषा में। तो और आप जो फारसी की बात कह रहे थे कि मकान अरबी से आया वगैरह वगैरह, तो इसको तो मैं समझता हूँ कि जैसे तुलसीदास के यहाँ भी देखिए तो फारसी के शब्दों की तो ऐसी भरमार है वहाँ पर। जी, जी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस पर नोट करते हैं, कुछ काम करते हैं। वो मुझे याद है कि मंथरा जब कैकेयी को समझा रही है तो वहाँ तुलसीदास लिख रहे हैं कि भरत बंदीगृह से ही हैं, लखन राम के नेब। तो यहाँ जो नेब है ये डेपुटी है, नायब है। तो इस तरह के बहुतेरे प्रयोग भाषा में और उसी समय से चले आ रहे हैं, उसके पहले से चले आ रहे हैं। इसलिए शायद शुद्धता का आग्रह जो है वो सिर्फ भाषा के लिहाज से नहीं आ रहा है, कहीं और से, किन्हीं और कारणों से भी आता है। तो अगला प्रश्न जो सुरेश जी मेरा है आपसे, वो ये है कि अगर भाषाओं में इतना ही कहा जाए कि एक सौम्य किस्म का आपसी बर्ताव और व्यवहार है, और एक भाषा दूसरे से लेती है, दूसरी भाषा तीसरी से लेती है, और इस तरह से सारी भाषाएं बनी हैं, तब प्रश्न ये उठता ही है कि आखिर कुछ भाषाएं वर्चस्व की भाषा कैसे बन जाती हैं, कुछ भाषाएं कमजोर कैसे हो जाती हैं। और अगर हम लोग आज की तारीख में भाषाओं के बारे में यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है उसको देखें, या अपने देश में जो भाषा सर्वेक्षण है उनको देखें, तो पता चलता है कि बहुत सारी भाषाएं मर रही हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये भाषाओं के बीच में वैमनस्य या वर्चस्व आता कैसे है? असल में कुछ लोग नाराज होता है जब मैं इस फ्रेज को, इस बात को कहता हूँ कि भाषा को अगर राजनीति छेड़छाड़ न करे, मैं इस बात को थोड़ा मैं अलग से भी कहूँगा कि भाषाओं में गड़बड़ तो वहाँ होती है जहाँ लोग उसका प्रयोग राजनीति के लिए करना प्रारंभ करते हैं। भाषा की राजनीति और फिर राजनीति की भाषा बन जाती है वो। इसमें ये भी ध्यान रखने के बाद, मेरा आशय ये नहीं है कि राजनीति भाषा में ना आए, क्योंकि आखिर भाषा है, व्यक्त होने की बात है, तो राजनीति में आएगी ही। लेकिन अहित भी वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ लोग भाषा का प्रयोग अपनी राजनीति, अपने राजनीति से तात्पर्य वहाँ निजी स्वार्थों के लिए हो जाता है, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए या अपनी कुछ बातों के लिए अपनी भाषा को लेकर आगे बढ़ते हैं। भाषाओं को अपने आप विकसित होने के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये कहना आसान है, होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। राजनीति के साथ भाषा चलती ही चलती है। अब रही बात कि अच्छा, इसी से वो बात आपकी जुड़ी हुई है, भाषाओं को वर्चस्व कैसे मिलता है। भाषाओं को वर्चस्व मिलता है जो भाषा शासन प्रशासन की बन जाती है, या जिस भाषा में आज वैश्विक संदर्भ में अगर हम कहा जाए कि व्यापार बाजारवाद और उसकी बात हम करते हैं वैश्वीकरण की, तो जैसे मैंने पहले कहा शासन प्रशासन की भाषा होती है तो वर्चस्व पा जाती है। आज बाजार की भाषा भी वर्चस्व पा जाती है, जो न बाजार में है, न शासन प्रशासन की है, न राजनीतिक संरक्षण की है। उस भाषा के विकास में ब्रेक लगना बड़ा स्वाभाविक है।
भाषाएं मर जाती हैं, ये बात आपने बड़ी प्रासंगिक उठाई है। ये वैश्विक स्तर पर चिंता की बात है। आपको याद होगा अवधेश जी कि कुछ साल पहले यूनेस्को ने एक सर्वे किया था और बड़े चौंकाने वाले तथ्य थे उसके उनके कि उन्होंने कहा था कि एक साल में लगभग 400 भाषाएं विलुप्त हो रही हैं विश्व भर में। और ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि एक साल में 400 भाषाएं विलुप्त हो रही हैं और कुछ बिल्कुल विलुप्त के कगार पर हैं। ऐसी 30-40 या शायद 50 भाषाओं की पहचान भारत में भी हुई थी जो विलुप्त के कगार में ही, और उनमें से कुछ तो सचमुच अब विलुप्त। जैसे मैं पढ़ रहा था कि अंडमान निकोबार की किसी आदिवासी की भाषा की एकमात्र वक्ता एक महिला रह गई थी, कोविड के दिनों उसका निधन हो गया तो भाषा भी मर गई। तो ये बड़ी अच्छा, एक भाषा का मरना उस जाति, उस समाज, या जाति को संक्षेप दूसरे अर्थ में न लिया जाए, समाज, उस समूह समाज के पूरी सांस्कृतिक विरासत, पूरे इतिहास का लुप्त हो जाना होता है। तो भाषा मरनी नहीं चाहिए, यह हम स्टूडियो में बैठ के कह सकते हैं, लेकिन व्यवहार में तो भाषाएं अगर प्रयुक्त नहीं हो रही हैं तो उनका अंत निश्चित है। तो बचाने के लिए एकमात्र उपाय तो ये हो सकता है कि वो प्रयोग में लाई जाए, उनका परंपरा उनकी बनी रहे। और दूसरा ये है कि अगर कोई भाषा विलुप्त के कगार पर है, विलुप्त हो रही है, तो उसमें जो शासन, जो सरकार है, उसको भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि आखिर उन्हीं के देश की, उनके जाति समूह की कोई भाषा कैसे बचाई जा सकती है। जी, लेकिन ये बात भी तो इसके साथ जुड़ी हुई है कि जिस तरह से आम व्यवहार की बात है, जहाँ सिर्फ शायद बोलने से उतना नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भाषा सीखने से हमें रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, एक भाषा सीखने से हमारी पहुँच ज्ञान विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों तक हो रही है, तो वो भी एक मसला मुझे लगता है कि कुछ तो काम कर रहा है कि लोग अपनी भाषाएँ छोड़ रहे हैं और ऐसी भाषाओं की ओर उन्मुख हो रहे हैं जिनमें अवसर अधिक हैं। हाँ, ये सही है। ये तो हो, ये भी होगा ही। ये चलो माने अगर आपके पास रोजगार का साधन में, जैसे नाम ही लेने, अंग्रेजी भाषा है, बहुत से लोग मानते हैं क्या, वो तो स्पष्ट है ही कि भाई इस देश की भाषा मूलतः नहीं है, मूलतः। लेकिन आज इस देश की भाषा है, अधिकांश लोग सीख रहे हैं और बहुत से लोग सीखना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, कारण कि रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। ज्ञान विज्ञान के जितने जो सोपान हैं, उनकी ओर खुलने वाली एक तरह की खिड़की, किसी और का उदाहरण था कि ज्ञान विज्ञान की ओर खुलने वाली खिड़की है अंग्रेजी। उसमें आलोचना भी हुई थी, लेकिन खिड़की तो है, उससे हम उन्मुख होते हैं और उस व्यापक परिवेश को समझते हैं। तो मेरा आशय ये था कि भाषाओं में देखा ना, केवल एक ही अंग्रेजी सीखें, लेकिन उसके साथ हमारी अपनी पहचान की जो भाषा है उसे तो विलुप्त ना होने दें। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक जीवन में केवल एक ही भाषा बोल सीख सकता हो। बचपन में बच्चे को ही 2-3 भाषाएं तो आमतौर पर आती है, और भारतीय परिवेश में तो ये आमतौर पर कहा ही जाता है कि यहाँ हर व्यक्ति को औसतन 3 भाषाएं आती हैं, और अंग्रेजी अगर वो सीख लेता है तो उन 3 भाषाओं में वो संकट नहीं आने वाला है। तो जो बात रोटी रोजगार ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई है, जिस भाषा को सीखें उसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन उसे सीखते हुए हम एक छद्म आवरण बनाए, उसी को सभ्य संभ्रांत भाषा कहने लगे और अपनी भाषा को पिछड़ी कहने लगे, ये बात गले से नहीं उतरती। जी, तो इसी के साथ में जैसे हम अगर देखें कि भाषा, रोजी-रोज़गार की भाषा की बात हुई, फिर ये है कि हमारी सांस्कृतिक अनुभवों की, सांस्कृतिक विरासत की भाषा भी एक भाषा हो गई। तो कहा जाए तो भाषा जो है वो एक तरह से खुद की पहचान को भी निर्धारित करती है कि आप अपने आप को देखते कैसे हैं, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को। तो इस सिलसिले में आप क्या सोचते हैं कि भाषा मनुष्य की आत्म छवि कैसे निर्मित करती है? क्या है उसका रोल, क्या है, उसकी निश भूमिका क्या है? अ, जी।
आपकी ही बात में उत्तर छिपा हुआ है कि हमारे व्यक्तित्व को भाषा ही बनाती है। हम कैसे हैं, ये इस बात से निर्धारित, हम कैसे हैं, हमारा लंबा चौड़ा इतिहास पीछे रह जाता है। मैं आपसे प्रत्यक्ष जब बात करता हूँ तो मैं कैसे बात करता हूँ या आप मेरे साथ कैसे बात करते हैं, पहली छवि तो वो होती है जिससे आत्म सेल्फ डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। तो हमारे व्यक्तित्व की पहली पहचान तो हमारी भाषा है, हम किस परिवेश से आते हैं, शिष्ट भाषा का कितना प्रयोग करते हैं, अशिष्ट भाषा कह लीजिए या नहीं कह लीजिए, सामान्य भाषा का कितना प्रयोग हम करते हैं हमारी सामान्य बोलचाल में। अप्राकृतिक नहीं, एक निर्मित सी वातावरण में हम तो औपचारिक भाषा बोलेंगे, लेकिन एक सामान्य रूप से जब एक दोस्त दोस्त से मिलता है, आप एक अपने संबंधी या मित्र या परिचित से मिलते हैं, एक तरफ या दूसरी ओर आप एक औपचारिक में, एक सभा सम्मेलन में, एक कमेटी में, एक डिस्कशन में मिलते हैं। इन दोनों स्थानों पर भाषा भिन्न प्रकार की होगी, प्रयुक्तियां अलग अलग प्रकार की होंगी। तो आप कैसे हैं, ये आपकी भाषा से ही निर्धारित होता है। इसलिए व्यक्तित्व की पहचान भाषा से ही होती है, और हम कैसे हैं ये निर्भर करेगा कि हम कैसी भाषा बोलते हैं। और फिर इससे तो भाषा अगर इतनी भूमिका आपके जीवन में, हमारे जीवन में निभा रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि भाषा के संबंध में हमारी नीतियां कैसी हैं और उन नीतियों पर हम अमल कैसे करते हैं। खास करके मुझे लगता है कि ये जो 3 भाषा का फॉर्मूला था, जिसको आपने कहा कि भई कम से कम 3 भाषा तो लोग सीखते ही हैं। तो उत्तर भारतीय राज्यों ने ये जो 3 भाषा फॉर्मूले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कि हिंदी एक भाषा पढ़ाई जाएगी, सीखेगा बच्चा, दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी, तीसरी कोई एक भारतीय भाषा। तो उस तीसरी भारतीय भाषा के रूप में मराठी, तमिल, बांग्ला, असमीज़ या कोई भी और भाषा की जगह अधिकांशतः हम देखते हैं कि लोगों ने संस्कृत को चुना, और इस तरह से वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हो गया। जबकि जो हिंदी से बाहर के क्षेत्र हैं, उनमें अंग्रेजी और किसी एक दूसरी भारतीय भाषा का चुनाव उनको कहा जाए तो ज़्यादा भाषा समृद्ध बनाने की ओर ले गया, जबकि हिंदी प्रांतों में ऐसा संभव नहीं हुआ। तो क्या वजह रही होगी इसकी कि हिंदी प्रांतों ने इस तरह से मुझे तो कई बार लगता है कि एक अवसर खो दिया अपने आप बच्चों को भाषा समृद्ध बनाने का अवसर। जी हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वही बात जो मैंने एक जगह संकेत किया था कि राजनीति जब आती है तो गड़बड़ करती है। जी। मैं अपना अनुभव बताऊँ अवधेश जी, अगर आप अनुमति दें, कि जी, जी। मैं जब स्कूल लेवल में शिक्षण से जुड़ा हुआ था, विद्यालय शिक्षण में 60-70 के दशक, 60 के ही दशक में, के अंतिम दिनों में एक केंद्र सरकार की एक नीति थी, यही बात त्रिभाषा योजना के अंतर्गत, कि उत्तर भारतीय विद्यालयों में एक दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी और दक्षिण भारत में हिंदी भाषा या उत्तर भारत की कोई भाषा जिसमें मुख्य रूप से हिंदी मुख्य भाषा, या आप भी कह रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर के अंतर्गत 4 क्षेत्रीय भाषा केंद्र थे, उड़ीसा, पूना, शिमला और मैसूर में, जो अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रशिक्षण शिक्षकों को देते थे। वहाँ शिक्षक हिंदी क्षेत्र से भी भेजे गए, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से। हुआ ये कि वो ये लोग प्रशिक्षण लेने गए सरकारी खर्चे पर, और इनको 1 साल का सघन पाठ्यक्रम उन लोगों ने किया कि वो 1 साल बाद तमिल का, तेलुगु का या मलयालम या मराठी का आधारभूत पाठ्यक्रम कक्षाओं में पढ़ा सकें। लेकिन जब वो लौट कर आए, तब तक सरकार कोई बदल गई थी, और फिर नियम ये आया कि त्रिभाषा, कोट अनकोट कह रहा हूँ, कि राजाज्ञा ये हुई कि त्रिभाषा सूत्र रहेगा, लेकिन जब तक अतिरिक्त आदेश ना, अन्य आदेश ना आए, तब तक स्थिति पूर्ववत रहेगी। माने
जो तमिल पढ़कर आया है, तेलुगु, मैं तमिल पढ़कर आया था, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम पढ़कर या किसी भाषा को पढ़कर आया है, उसको वो भाषा पढ़ाने के लिए कोई स्कोप नहीं रहा। अब आप कल्पना कर लीजिए। दूसरी बात, ये तो थी शासन की। मुझे क्षमा करेंगे, कई लोग नाराज होते हैं जब मैं कहता हूँ, उत्तर भारत ने, हिंदी भाषियों ने, में एक तरह का दम्भ है। मैं स्तंभ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्षमा करें। हम ये मानकर चलते हैं कि हिंदी सब सीखें और हम किसी की भाषा न सीखें। भाई, हम तमिल, तेलुगु, मलयालम या कोई मराठी, गुजराती कोई भाषा पढ़ लें तो हमारा अधिकार भी बनता है कि हम दूसरे भी कहें, देखो हम आपकी भाषा पढ़ रहे हैं। 3 भाषा सूत्र के साथ यही विडंबना हुई कि हमने अन्य राज्यों से तो अपेक्षा की कि वो हिंदी पढ़ें। अपने राज्यों से आड़ क्या ली गए कि जो लंबी चौड़ी 30-32 भाषाओं की एक सूची थी जिनमें से चुनना था, तो उत्तर भारत ने संस्कृत चुनी, या जैसे दिल्ली वगैरह में उर्दू चुनी, पंजाबी चुनी। दक्षिण भारतीय भाषा का स्कोप नहीं, मतलब चुनाव ही नहीं हुआ। तो अब हम उनसे कैसे कहते हैं? प्रारंभ में सारे राज्यों ने त्रिभाषा सूत्र से सहमति जताई थी, केवल तमिलनाडु को छोड़कर। ये कुछ राजनीति थी, वहां फिर से राजनीति और भाषा की बात। कोई तमिलनाडु ने प्रारंभ में कह दिया था हम त्रिभाषा सूत्र नहीं अपना रहे, बाकी सभी राज्यों ने माना था कि हम त्रिभाषा सूत्र अपनाएंगे। लेकिन ये थी सैद्धांतिक बात। व्यवहार में दक्षिण में अब हुआ क्या कि जब उत्तर भारत में तीसरी भाषा हमने आड़ ले ली, तमिल, उसकी उर्दू और पंजाबी की और संस्कृत की, कि हम तो तीसरी भाषा पढ़ा रहे हैं और उसी सूची में से ले रहे हैं उर्दू, पंजाबी, संस्कृत में से कोई एक। तो उन्होंने भी देखा कि तो छल हो रहा है, तो वहां भी धीरे धीरे त्रिभाषा सूत्र से हटने लगे। अब देखिए, नई शिक्षा नीति में सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं, कुछ बातें बन रही हैं, कुछ पाठ्यक्रम बन भी रहे हैं, तो अपेक्षा की जाए कि ये धरातल पर भी सकारात्मक परिवर्तन आए। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 भाषाएं सीखने का फॉर्मूला था और इसमें जो अवसर था, ये अधिकार बनाने से तो बहुत जबरदस्त बात थी कि अगर हमने तमिल सीखी तो आप कह सकते हैं कि भाई आप भी सीखिए, हिंदी सीखिए। उसके साथ-साथ ये भी है कि हर भाषा सीखने से तो एक नई खिड़की खुलती है, संस्कृति की दुनिया की, ज्ञान की दुनिया की, अनुभवों की, और वो शायद हमने अपने बच्चों को उससे वंचित किया, उससे वो आगे नहीं बढ़ने दिया। निश्चित। और शब्दों के बारे में अगर हम आप अपनी बातचीत पर थोड़ा वापस लौटें, ये भाषा और इसकी राजनीति को अगर छोड़ करके यहाँ पर, तो मुझे याद पड़ता है कि शब्दों के बारे में, आप शब्दों को कैसे समझते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे गुनते हैं, उसपे एक बड़ी सुंदर सी कविता है आपकी जिसका शीर्षक ही है शब्दों के बारे में। तो अगर वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें तो अच्छा होगा। असल में ये कविता, आप कविता कह रहे हैं, कविता सी तो नहीं है। कुछ शब्दों के शब्द यहाँ प्रतीकात्मक है, शब्द अपने आप में प्रतीकात्मक है। शब्द किस तरह से हलचल भी मचा देते हैं, नहीं समझे जाते, बरसाए जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, या प्रेम प्यार के भी होते हैं। तो इन शब्दों को परख न पाने से और सही ढंग से उनको बरत न पाने से एक ऐसी रिक्तता होती है जो बड़ी कष्टकारक होती है। उसी को लेकर मैंने कभी, बहुत पुरानी बात होगी, लिखी थी, कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा है, मैं वो आपके कहने पर मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक दिया था मैंने, जैसा आपने कहा, शब्दों के बारे में। वहां क्यों खड़े हो भाई, वहां क्यों खड़े हो भाई, शब्दों के अर्थ, वाक्यों के आशय वहां कहां तलाश रहे हो। शब्दों के अर्थ, वाक्यों के आशय वहां कहां तलाश रहे हो। ये बड़बोले शब्द, ये बड़बोले शब्द जब मंच से उछलते हैं तो बड़े आबदार, ये बड़बोले शब्द जब मंच से उछलते हैं तो बड़े आबदार,
बड़े लुभावने लगते हैं, बिछ जाते हैं रास्ते में फूलों से। ये बड़बोले शब्द, आबदार, लुभावने, बिछ जाते हैं रास्ते में फूलों से, बिखर जाते हैं चारों ओर गंध की तरह, और अगले ही क्षण चुभने लगते हैं ये फूल। बिछ जाते हैं फूलों की तरह और अगले ही क्षण चुभने लगते हैं ये फूल। फैलने लगती है इनकी दुर्गंध, उतर जाता है इनका पानी, इनकी आब, इनकी चमक। ये शब्द कभी फिक्रों में बदल जाते हैं, कभी फिरकों में। ये शब्द कभी फिक्रों में बदल जाते हैं, कभी फिरकों में नारे बन जाते हैं, या कभी अलग अलग फिरके हो जाते हैं। कभी जाति, धर्म या भाषा की झोली में बटोर कर शब्द फिक्रे बनते हैं, फिरकों में होते हैं, तो कभी जाति, धर्म या भाषा की झोली में बटोर कर उछाले जाते हैं, जैसे गुलेल से पत्थर उछाले जाते हैं तीखे पत्थर की तरह, और तीखे पत्थर की तरह लहूलुहान कर देते हैं दिलों को। ये शब्द लहूलुहान कर देते हैं दिलों को, ठुक जाते हैं मेखों की तरह सलीब पर ये नुकीले शब्द। अब कोई बताए इनसे कैसे रचेंगे शील के वाक्य? ऐसे शब्दों से, इनसे कैसे रचेंगे शील के वाक्य? कैसे लिखी जा सकेगी निर्माण की इबारत? सृजन के स्वप्न की सिहरन, प्रलय के मेघ की गरज। कोई बताए इनसे कैसे रचेंगे शील के वाक्य? कैसे लिखी जा सकेगी निर्माण की इबारत? सृजन के स्वप्न की सिहरन, प्रलय के मेघ की गरज। ये सब शब्दों में ही तो है। तो सृजन के स्वप्न की सिहरन, प्रलय के मेघ की गरज, ओस की चमक हो या कली की लाज, कैसे बचा पाएंगे ये शब्द? ओस की चमक हो या कली की लाज, कैसे बचा पाएंगे ये शब्द? तो वहां क्यों खड़े हो भाई, वहां क्यों खड़े हो भाई, बटोर लो इन्हें, वापस दो इनके अर्थ। इन शब्दों को इन्हें वापस दो इनके अर्थ, लौटा दो ना इनकी शक्ति, बचा लो इन्हें अनर्थक होने से, बचा लो इन्हें अनर्थक होने से। क्षमताओं के वेद, उपलब्धियों के पुराण, इन्हीं से तो लिखे जाने। क्षमताओं के वेद, उपलब्धियों के पुराण, इन्हीं से तो लिखे जाने हैं। अरे भाई, इतने पराये तो नहीं है ये शब्द, इतने पराये तो नहीं है ये शब्द, वहां क्यों खड़े हो भाई? बस इतनी सी है, पता नहीं आपको कैसी लगी। बहुत खूब, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। और बस एक बात इसमें पूछनी थी कि आमतौर पर हम लोग जब स्कूलों में पढ़ते हैं तो शब्द दो तरह के बताए जाते हैं कि एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक शब्द है। आप यहाँ सायास ढंग से अनर्थक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह निरर्थक और अनर्थक क्या है, मतलब इसकी कहानी क्या है? हाँ, ये आपने बड़ा सही शब्द पकड़ा है। इस कविता में मेरा संकेत उसी अनर्थकता से है, उसे लाने का। देखिए, शब्द सार्थक होते हैं, दो राय नहीं है, बल्कि निरर्थक शब्द भी लोग भेद कर देते हैं। शब्द की परिभाषा यही है कि वर्णों का वो समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। तो जिन्हें हम व्याकरण के या परिभाषा के हिसाब से निरर्थक कहते हैं, वो भी कुल मिलाकर निरर्थक नहीं होते, प्रयोग में अर्थ सापेक्ष होते हैं। लेकिन यहाँ जैसा आपने ठीक पकड़ा, वो शब्द अनर्थक हो जाते हैं। शब्द का अर्थ कुछ है, उनका प्रयोग हम, जब मैंने कहा ना कि गुलेल में पत्थरों की तरह हम उछालते हैं, तो प्रेम, प्यार और इस तरह की बातें, सहानुभूति की बातें, मिलजुल कर रहने की बातें, निर्माण, निर्मिति और बहुत सारी बातें, ये पीछे रह जाती हैं। और सार्थक शब्द निरर्थक नहीं, अनर्थक हो जाता है। तो निरर्थकता और अनर्थकता में अंतर, ये समझने की बात है जो आपने पकड़ी है। और ये समझ लें तो हम
शब्दों के प्रदूषण से, शब्दों को हथियार बनाने से, ये बात ये और भी रेखांकित करने की बात है। हम पत्थर नहीं फेंकते, शब्द फेंकते हैं, और शब्द पत्थर से अधिक मर्म को घायल करते हैं। तो वो शब्द कहाँ रहे? उन्होंने अनर्थ कर दिया किसी न के रूप में, किसी न किसी प्रकार से। तो मेरा तात्पर्य उसे ही संकेत करने का था, और मैं आभारी हूँ कि आपने वो शब्द पकड़ा। शब्दों को इस तरह से जो पत्थर की तरह फेंकने का है ना, तो इसके बारे में आप जब बात कर रहे थे तो मुझे वो बहुत पुराना कवित्व याद आ रहा था कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल कर जाने है। तो वो एक खास तरह से कविता की जो परिपाटी थी उसके बारे में एक प्रश्नांकित कर रहे थे, उस परिपाटी को, उस पे सवाल उठा रहे थे। तो वहां पर भी शब्दों को, लेकिन वही है कि पत्थर की तरह से सभा के बीच में चलाया जा रहा था। तो सुरेश जी, हम लोग जैसे आपके शब्दों की जो मीमांसा है, एक तरह से उनकी व्युत्पत्ति के बारे में आप जिस तरह की बात करते हैं, उसका बहुत अलग अलग माध्यमों में बहुत सारा एप्रिसिएशन हुआ है। नई धारा ने भी इस तरह से प्रयास किया कि आपके द्वारा कुछ शब्दों की जो व्युत्पत्ति बताई गई है उसको एक विजुअल फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट किया जाए, उसके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाए। तो हम लोगों ने जैसे मटर गश्ती, चोर चुट्टा उचक्का, पाव हाँ, लोगों ने रोटी पसंद किया था इसको। और तकिया कलाम, इस तरह के शब्दों पर बहुत सारे हम लोगों ने छोटे छोटे वीडियो बनाए, और लोगों ने उसको बहुत एप्रिशिएट किया, पसंद किया कि शब्दों को हम कैसे उनकी उत्पत्ति को ज्यादा मजेदार तरीके से और बहुत संक्षेप में समझ पाते हैं, देख पाते हैं। एक कहीं पर आपने जिक्र किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस पर आप थोड़ा जरूर बताएं हम लोगों को। दवा दारू, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ जो दवा दारू शब्द एक साथ इस्तेमाल होता है, तो उसमें आजकल बहुत सारे विजुअल्स इस तरह के दिखाए जाते हैं कि एक मेडिकल स्टोर है, उसके बगल में एक दारू की दुकान है, तो दवा दारू एक साथ मिल रही है। लेकिन आप उसके सिलसिले में जो शब्द हैं दवा दारू, वो कैसे शराब का उसका आशय नहीं है, इस सिलसिले में कहीं आपने लिखा है? तो हाँ, मैंने उसके लिखा है। बताएं तो अच्छा रहेगा जी। किसी पुस्तक में मैंने लिखा, मुझे याद भी नहीं आ रही किसमें है। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं। खैर, असल में दारू शब्द वो मादक दारू से नहीं है, जो लोग उसका आपने संकेत किया कि संकेत ले लेते हैं। दारू चिकित्सा के अर्थ में है। दारुल शिफा एक शब्द चलता है यहाँ भी, और ईरान, अफगानिस्तान वगैरह में आप कहीं दवा की दुकानों पर भी, केमिस्ट की दुकानों पर दारू की दुकान लिखा होता है। तो दारू शब्द का मतलब इलाज से, चिकित्सा से है। तो अब शब्द तो जैसे हमने कई बार चर्चा की ना, ये शब्द तो अपना जोड़ा भी चुन लेते हैं कि दवा हमारे यहाँ का शब्द है, भारतीय कह लीजिए, मैं संस्कृत में भी कहें तो आप, और उसके साथ दारू वो चिकित्सा के लिए, इलाज कि दवा हुआ दो ताकि उसका इलाज हो सके, चिकित्सा हो सके। दारू खाना, दारुल शिफा इसलिए नाम था। तो वो दारू खाना शराब खाना नहीं था, वो इलाज या दवा देने की जगह थी। और एक जोड़ी का शब्द युग्म बन गया दवा दारू। अब वो दवा दारू का अर्थ लोग दूसरा ले रहे हैं, तो ये अब भाषा का अपना प्रवाह है। लेकिन मूलतः आपका कहना ठीक था कि दवा दारू शब्द ऐसे बना नहीं है। और इस तरह के मैंने बहुत से शब्द लिए हैं, अब भी कभी कभी दिमाग में कौंधते हैं, तो तब लगता है कि ये अलग अलग तरह की, ये शब्द युग्म में ही अलग से कभी चर्चा करेंगे। ऐसे अनेक शब्द युग्म हैं जहाँ एक संस्कृत से लिया हमने, और दूसरा अरबी फारसी से लिया है, अंग्रेजी से ले लिया है। कई शब्द अपने आप सड़क में लिखा मिलता है, सावधानी से चलाएं, सावधानी से ड्राइव करें, आगे डामरीकरण हो रहा है।
अब डामरीकरण हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। ये करण ईकरण, चौड़ा तीसरा शब्द है, चलो तद्भव लगा लीजिए, और डामर कोई और शब्द है, तो डामरीकरण, चौड़ीकरण, इस तरह के शब्द बन रहे हैं और बड़ा स्वाभाविक है। इसलिए हमने जो प्रारंभ में एक बार चर्चा में कहा था, हम शब्दों के प्रवाह को रोक नहीं सकते। हाँ, उनकी गति देखने की आवश्यकता है और उनको अपनाने की आवश्यकता है। तो इस शब्द चर्चा में आखिरी शब्द जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ी बात करें, आजकल बड़ी चर्चा में रहता है वो शब्द, और उसके बड़े राजनीतिक मतलब हैं, और ये आपकी किताब में मुझे याद है कि शब्दों के साथ साथ में है वो शब्द, वो है चौकीदार। तो चौकीदार का क्या आशय है, ये कैसे बना, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, चौकी, इसमें सीधी सी बात है, ज़्यादा उसमें न जाए। अगर चौकी एक शब्द है, आसन पीठिका है। आसन पीठिका हमारे घरों में, पूजा के अपनों में एक चौकी होती है, 4 कोनों वाली, 4 पैर उसमें होते हैं। वो पीठ के रूप में आसन के तौर पर इस्तेमाल होती है। और वो पीठ किसी महत्वपूर्ण या अमहत्वपूर्ण कह लीजिए, जैसा भी है, किसी शासनिक पदाधिकारी की बैठने की जगह को भी हम चौकी कहते हैं। संत जी की चौकी, बाबा जी की चौकी वहाँ लगती है। हम मैया की चौकी कह देते हैं। दुर्गा अब आ रहे हैं आजकल नवरात्रे, तो मैया की चौकी हो रही है वहाँ। तो वही है कि एक चौकी पर अपने देवता को पधराना, उन्हें विराजमान करवाना। तो चौकी शब्द हमारा इस तरह से लोक व्यवहार में है। दार फारसी का प्रत्यय है, सेवादार, जत्थेदार, तो ऐसे चौकीदार। तो जो चौकी जिसके पास है, जो रहता है, उसमें अधिकतर निवास करता है, जहाँ से वो अपना राजकाज, शासन कार्य, जो भी उस पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे चलाता है, तो वो चौकीदार हो गया, रक्षक हो गया। तो जो चौकी में बैठे, उसके अनुसार जो भी उस चौकी के कर्तव्य उन्हें निभाए, सरपंच जी की चौकी, पंडित जी की चौकी या संत जी की चौकी, सबके कर्तव्य अलग अलग होंगे। तो जो उस चौकी को, उन कर्तव्यों को निभाए, वो चौकीदार। ये तो हो गई उसका एक आस्पेक्ट। लेकिन आगे चलकर फिर ये हुआ कि बाकी चौकियां तो विलुप्त हो गई। विलुप्त हो गई मैंने प्रयोग से हट गई। एक जो अर्थ संकल्पना होती है, चौकी की वो सारी अर्थ संकल्पना नहीं रही। अब ये हुआ कि जो पहरा दे, पहरे की चौकी पहले था, तो जो पहरा दे चौकी से, वो चौकीदार, और वो ले लिया गया। और उसको फिर एक व्यवहार में आया कि वो आप मुझसे अधिक जानते हैं कि फिर उसका राजनीतिकरण हुआ, फिर वो पक्ष में विपक्ष में बोला जाने लगा और एक घमासान मचा। वो उसका राजनीतिक पहलू है। लेकिन उसमें बेचारे शब्द का कोई दोष नहीं है कि चौकीदार, चौकी का कर्तव्य निभाने वाला, चौकी में जो सौंपे हैं कर्तव्य, उन कर्तव्य को निभाने वाला। वो कर्तव्य चाहे मंत्री के हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड के हैं, चाहे जंगल का भी चौकीदार होता है, जंगल में सुरक्षा के हैं, जिसके भी हैं। तो एक बड़े बड़े व्यापक शब्द को कुछ खास निहित अर्थों में उसको खींच लिया गया। उसकी चर्चा में नहीं करो तो अच्छा है। तो इसी तरह से फिर ये पुलिस चौकी वगैरह भी इसी से, जी, उसी से बना पुलिस चौकी, जी। थानेदार जी की चौकी। और फिर चौका जहां पर खाना बनाने का है, उसका भी क्या इससे कोई रिश्ता बनता है? वो बना है चतुष्क से। असल में अच्छा। चतुष्क से चौका है। लंबी बात है, उसको छोटा ये कि पहले जो चौका, आजकल की तरह से वो सिलेंडर गैस वाली और वो जो स्टैंडिंग किचन वाली बात तो थी नहीं। बैठकर घर की महिलाएं, घर के बड़े लोग, सयाने लोग, पुरुष भी, एक जगह निर्धारित थी, बड़ी पवित्र मानी जाती थी, वहाँ बैठ के खाना बनाती थी, और भोजन करने वाले भी वहाँ बड़ी पवित्रता से आते थे। तो वो एक एक चौकोर, उसकी एक सीमा होती थी। एक घर के बड़े, एक बड़े से कमरे में इस तरह के किचन और लिविंग रूम और बेडरूम की संकल्पना थी नहीं। एक बड़ा सा कोई घर का कमरा है, उसी कमरे का एक कोना
चौके के लिए भी निर्धारित होता था। तो उस कोने को बाकायदा एक चौकोर आकृति दे दी जाती थी कि यहाँ बैठकर होगा, और उसे बड़ा पवित्र माना जाता था और क्षेत्रों से। बल्कि कुछ पुराने घरों में तो वो चौके को किसी तरह से उसको सीमा दे दी जाती थी, उसे लाँघना नहीं है। ये दादियाँ वगैरह, दादी रानी ये कहते थे कि चौका जूठा हो जाएगा अगर किसी ने उसे लाँघ दिया। धुले हुए कपड़ों से, मैं एक समूह की बात कर रहा हूँ, सब जगह नहीं। तो चतुष्क से इस तरह चौका बना, 4 लाइनों के भीतर का जो क्षेत्र है वो चतुष्क है। फिर उसका प्रयोग चौका रसोई के लिए हो गया, फिर चूल्हा चौका करना एक मुहावरा हो गया। फिर ये बहुत शब्दों की यात्राएँ बड़ी लंबी-चौड़ी होती हैं, कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, ये हमें नहीं पता, शायद शब्दों को भी नहीं पता होता। जी, तो इस तरह से जो हमारी बातचीत रही वो बड़ी समृद्धकारी बातचीत थी। आपसे भाषा से जुड़े हुए अलग-अलग सवालों पर हमने चर्चा की और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम आपसे कुछ निर्देश हासिल करते रहेंगे और हमारा जो शब्दों के आपके शब्दों की व्युत्पत्ति के आधार पर जो छोटे-छोटे हम लोग वीडियो बनाते हैं उस काम में भी आपकी मदद रहेगी और हम इसको आगे जारी रखेंगे। तो आज इस संवाद में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सुरेश जी। आपका आभार, नई धारा का आभार कि मैं तो ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ आप लोगों की तरह से, लेकिन मुझे आप सम्मान दे रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। एक बार फिर से धन्यवाद आपका, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, बन पड़ेगा मैं सामर्थ्य के अनुसार। धन्यवाद। ये था नई धारा संवाद का विशेष कार्यक्रम। भाषाविद, शिक्षाविद सुरेश पंत जी के साथ हमारा संवाद। नई धारा के ऐसे ही रोचक संवादों और अन्य साहित्य से जुड़े कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप नई धारा के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास साहित्य को अलग-अलग माध्यमों से, रोचक तरीकों से जो लेकर के आ रहे हैं, वो आप तक पहुँचा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।